देखो, उर्दू का छठा सबक, मैंने मकान बनाया, सफ़र नंबर 21 पर। तो हम आज देखेंगे उर्दू का छठा सबक। पहली बात में 5वीं जमात में आपने पढ़ा है कि इब्तिदाई इंसान पहले गारों में रहता था। जब वो मैदानों में रहने लगा तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए इसने खैमे, झोपड़ियाँ और कच्चे मकान बनाए। ज़ैल के सबक की मदद से इंसान की इस इर्तिकाई सफ़र की एक झलक पेश की गई है। पहचान: डैनियल डेफो सन 1660 में लंदन में पैदा हुए। वो एक सियासी, समाजी शख्सियत के मालिक और रिवायती मज़हब के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने कई किताबें लिखी। अंग्रेज़ी की इब्तिदाई नावल निगारों में इनका शुमार किया जाता है। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लिस्तान और अतराफ़ के इलाकों में सफ़र करते गुज़रा। रॉबिन्सन क्रूसो और दुनिया के गिर्द सफ़र इनकी मशहूर किताबें हैं। इनमें इन्होंने इंसान की हर वक्त मुतहर्रिक रहने और अमल करके कुछ हासिल करने का सबक दिया है। इनका इंतकाल सन 1731 में डनबिल मुकाम पर हुआ। ये वाक़या अंग्रेज़ी नावल रॉबिन्सन क्रूसो से लिया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो एक समंदरी सफ़र पर रवाना होता है। अचानक तूफ़ान आ जाने से इसका जहाज़ समंदर में गर्क हो जाता है। क्रूसो की जान बच जाती है और वो एक वीरान जजीरे पर पहुंच जाता है, जहां वो कई बरस रहता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसे बहुत जतन करने पड़ते हैं। मैंने अपना मकान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़े से मुत्तसिल पहाड़ी की दीवार को काटकर एक गारनुमा छोटा सा कमरा बनाया और इसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था कि इस वीरान जजीरे ही में मुझे ज़िंदगी गुजारना है और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। एक दिन मैं गार के अंदर काम कर रहा था कि एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गिरी। अगर मैं ज़रा भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी कब्र बन जाता। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ी की बल्लियाँ खड़े की और उनको तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई टोकरियाँ सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी न रहा। जब मेरे पास मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई तो मैंने अंधेरे की वजह से रात को सो जाया करता था। मैंने बाद में एक तरकीब निकाली। मिट्टी का एक चिराग बनाकर इसको धूप में खुश्क कर लिया। फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतज़ाम हो गया। वो रोटियां जो मैंने जहाज़ पर से लाया था अब बहुत थोड़ी सी रह गई थी। मैंने अपनी खुराक भी कम कर दी थी। बस एक रोटी रोज़ाना खाया करता था। मुझे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर सोचा, अगर ज़िंदगी बाकी हो तो कुदरत कोई न कोई इंतज़ाम कर ही देगी। इस दौरान मैंने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे। मैं जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर मुझे कई जगह अंडों की छोटी छोटी ढेरियाँ नज़र आई। जब से मैं इस जजीरे में आया था अंडे नहीं खाए थे। उन अंडों को देखकर मेरा जी ललचाया। मैंने जब वो अंडे खाए तो मुझे बहुत लजीज मालूम हुए। एक दिन मैं घूमता फिरता एक पहाड़ी पर चला गया। इस पर तरह तरह के मेवेदार पेड़ थे। मैंने कुछ फल तोड़े और खाए। फल मीठे और जायकेदार थे। मैंने कुछ लीमू तोड़े। लीमू का अर्क पानी में मिलाकर पीने से पानी मज़ेदार मालूम होता है। 30 सितंबर को मुझे इस जजीरे में आए हुए पूरा 1 साल बीत गया था। मैंने उस दिन की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। मैंने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की शाखें काटकर घेरे की सूरत में गाड़ दी थी।
बरसात में देखा कि उनमें नई शाखें फूटी हैं। कुछ अरसे में वो बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर गई। मैंने इस किस्म का एक और घेरा तैयार किया। इस तरह ये घेरा दोहरा हो गया और खूब सायादार बन गया। अब मेरे घर में गर्मियों के मौसम में भी साया और ठंडक रहने लगी। यूँ मेरा मकान जंगली जानवरों से भी महफूज हो गया। एक बार मैंने एक बकरी का बच्चा पकड़ा। वो रफ्ता रफ्ता मुझसे मायूस हो गया। मेरे हाथ से चारा खाता था और मेरे साथ घूमता फिरता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बहुत सारी बकरियां पालूंगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे गोश्त और दूध की कमी नहीं होगी। मैंने एक तोता भी पाला था। वो मेरा नाम रटा करता। मैं खाली वक्त में उसे पढ़ाने लगा। ये तोता खूब बोलता था। मैं घर के एक फ़र्द की तरह उससे मोहब्बत करता था। मैंने तोते के लिए एक पिंजरा भी तैयार किया। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 2 साल बीत गए थे। मैंने गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढ बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम एक मजबूत नोकदार लकड़ी से कर लिया। ज़मीन तैयार होने पर मैंने धान और जौ बो दिए। दिसंबर के आखिर में फसल काटने का वक्त आ गया। मेरे पास फसल काटने के लिए दराती नहीं थी। मैंने एक तलवार को तोड़कर इससे दराती का काम लिया। जब फसल कटी तो ढेर सारा गल्ला देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरा पेट भरने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे बर्तनों की भी सख्त ज़रूरत थी। एक जगह चिकनी मिट्टी मिल गई। मैंने एक गोल सा बर्तन तैयार किया और उसे धूप में सुखा लिया। ये बहुत भद्दा और भारी था, लेकिन इसमें खुश्क चीज़ें रखी जा सकती थी। फिर मैंने छोटी छोटी हांडियाँ बनाईं और इन्हें आग पर पकाया। इस तरह वो पुख्ता और मजबूत हो गई। मैंने एक भट्टी तैयार की जिसमें कई बर्तन पक सके। अब मुझे जिस तरह की छोटी या बड़ी हांडी की ज़रूरत होती थी बना लेता था। आटा पीसने के लिए मैंने सख्त लकड़ी का एक ओखली बनाई और उसे लकड़ी का मुसल बनाया। मैं इस ओखली में जौ कूट लेता था। एक दरख्त की छाल की झिल्ली से छलनी बनाई। तवे के लिए मिट्टी का एक कुंडा बनाया। कोयले दहकाकर उनके ऊपर इस कुंडे को रख देता था और उसके चारों तरफ अंगारे लगा देता। जब कुंडा खूब गर्म हो जाता तो इस पर जौ के आटे की रोटियां सेक लिया करता था। इस तरह ये रोटियां खूब मज़ेदार और सेकी हुई पकती थी। चावल उबालने के लिए हांडी काफ़ी थी। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 4था साल बीत गया था। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा ना था। मैं आज़ाद था और अपनी मर्ज़ी से सारा काम करता था। मेरी ज़िंदगी के दिन आराम से गुज़र रहे थे। इस दरमियान मैंने एक छोटी सी डोंगी बनाना शुरू की। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद डोंगी तैयार हो गई। मैंने डोंगी की जगह से 3 हाथ चौड़ी और 2.5 हाथ गहरी एक नाली खोदी और 2 फरलांग पर जो नाला था उससे मिला दिया। इस तरह डोंगी को आसानी से पानी तक पहुंचाने में कामयाबी मिल गई। मैं कभी कभी इसमें बैठकर समंदर के किनारे किनारे घूमने निकल जाता। एक बार मैंने टापू के चारों तरफ घूमने का इरादा किया और खाने पीने का सामान डोंगी में रखकर निकल पड़ा। इस सफ़र में कई रोज़ लग गए। एक दिन हवा बहुत तेज़ थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। मैंने डोंगी को एक नोकीली चट्टान से बांध दिया और 3 दिन तक एक पहाड़ी पर रुका रहा। तीसरे रोज़ जब हवा का ज़ोर कम हुआ तो मैंने डोंगी खोल दी और चल पड़ा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था। किसी भी वक्त कोई बड़ी सी मौज डोंगी को उलट सकती थी। थोड़ी देर बाद खुदा की मेहरबानी से हवा का रुख बदल गया और डोंगी शुमाल की सिमत बहने लगी। अगर हवा का रुख ना बदलता तो डोंगी दूर समंदर में चली जाती और यकीनी तौर पर मैं हलाक हो जाता।
आखिर डोंगी शाम तक किनारे पर पहुंच गई। मेरी जान में जान आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को एक महफूज जगह बांधकर ऊपर आ गया। मैं थकन से चूर था, इसलिए वहीं रेत पर पड़कर सो रहा। पता नहीं कब तक सोता रहा। फिर मुझे नींद में ऐसा लगा कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, क्रूसो क्रूसो। तो कहाँ गया था? मैंने एक दो बार आंखें खोली और फिर सो गया। मैंने इस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था। मेरा प्यारा तोता मेरे कंधे पर बैठा हुआ था और इतने दिनों के बाद मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रहा था। मैंने तोते को अपने साथ लिया और अपने गार वाले घर में वापस आ गया। उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। अब मानी वो इशारात में देखेंगे। मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ, लगा हुआ। नुस्खा यानी तरीका। बल्लियाँ यानी लकड़ी के खम्भे। ओखली यानी लकड़ी या पत्थर का बर्तन जिसमें अनाज कूटा जाता है। मुस्सल यानी अनाज कूटने का आला। कुंडा मिट्टी का गोल और गहरा बर्तन। डोंगी दरख्त के तने से बनाई हुई छोटी नाव। टापू छोटा जजीरा। वहम शक, दुश्वार गुजार, जहाँ से गुजरना मुश्किल हो। गहवारा यानी झूला। तो बच्चों, ये था हमारा सबक। मैंने मकान बनाया। अब तुम्हें करना ये है कि मश्की सवालात में से एक जुमले में जवाब देकर ढूंढकर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है? उम्मीद है तुम्हें फ़ोटोज़ के ज़रिए सबक अच्छे से समझ में आया होगा। उस सबक को एक बार अच्छे से बगौर पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। घर में रहो, महफूज रहो। अल्लाह हाफिज़।